मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में मौजूद हूं। मेरे सामने बैठे हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद जनपद बदायूं के जिलाध्यक्ष हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं, साथ ही साथ अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, शिव स्वरूप गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं भी आपका बदायूं में अपनी धरती पे आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। बहुत लंबे समय से आप समाज के लिए प्रयासरत हैं अध्यक्ष जी। तमाम खबरें चलती रहती हैं, तमाम प्रोग्राम्स आपके आते रहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, समाज को एक मंच पर लाने के लिए किन प्रयासों की जरूरत है? हमारा समाज मोस्टली व्यापारिक समाज से संबंधित है। वैश्य समाज सभी व्यापारियों के में ही समाहित है। हम लोगों को आपस में एक रूपता लाने के लिए, आपस में रोटी बेटी का अगर हम रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे समाज में अपनी बेटियां देते हैं, बेटियां लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हम एक रूप होकर के अपने समाज की ताकत को बढ़ा सकते हैं। हमारे समाज में शादियां जो एक गोत्र से दूसरे गोत्र में होती है, तो सभी समाज जो है संगठित होंगे और सब एक रूप होकर के उभर के ताकतवर बन के आएंगे। आप केमिस्ट एसोसिएशन के भी जिलाध्यक्ष हैं गुप्ता जी, और एक बहुत बड़ा सवाल आज, जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, तमाम कंपनियां जेनेरिक डिवीजन अपनी बनाई हैं उन्होंने, यहाँ एक मुद्दा बहुत बड़ा है। उन दवाइयों पर एमआरपी फॉर एग्जांपल 100 रुपये होती है, लेकिन उनकी जो वास्तविक कीमत होती है वो 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये होती है। बावजूद इसके जब केमिस्ट डिस्काउंट देता है पेशेंट को, खरीदार को, इसके बाद भी वो दवाइयाँ 50-55 रुपये में या 60 रुपये में, 70 रुपये में बेची जाती हैं। बहुत सुंदर सवाल है आपका। जो दवाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ये अब तक मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा इंडिया में बेची जाती हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसी के संदर्भ में जन औषधि केंद्र खोले हैं, जिसकी कीमत बहुत कम है। मल्टीनेशनल कंपनियों की लागत अगर उसकी 10 रुपये है तो एमआरपी उस पर 200 रुपये तक होती है। आज जन औषधि केंद्र में लागत 10 रुपये है तो उसकी एमआरपी 30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और आगे मैं तो अपने संगठन के माध्यम से भी ये चाहता हूँ कि लागत कास्ट से मूल्य डबल मूल्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की लागत मूल्य 10 रुपये है तो उस पर एमआरपी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं हो, ताकि सभी लोगों के लिए ये दवाइयाँ सस्ते में उपलब्ध हो सकें। हम सबका प्रयास है जन जन तक दवाइयाँ सस्ते में उपलब्ध कराने का। माननीय मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खोल करके गरीबों को, तबके वालों को, छोटे तबके वालों को जन औषधि केंद्र के द्वारा दवाइयाँ सस्ते में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद का जिलाध्यक्ष का पद आपके पास है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे मैं कुछ आपकी राय जानना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि गलती से अगर किसी व्यापारी को एक ही पैन नंबर पर किसी भी वजह से 2 जीएसटी अलॉट हो जाते हैं, जिनमें एक को अनमाइग्रेट कर दिया जाता है। व्यापारी पहले कुछ समय तक अनमाइग्रेटेड नंबर पर खरीद कर लेता है, जब सही उसे पता चलता है तो वो दूसरा जो ओरिजिनल नंबर होता है उस पर करता है। लेकिन इसी दौरान विभाग उस व्यापारी के ऊपर बड़ी तकड़ी पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट वसूलता है, नोटिस जारी करता है। अभी एक अमेंडमेंट हुआ है 183 का, जिसमें यह कहा गया है कि यदि व्यापारी गलती से इस तरह का उसके साथ हो जाता है, एक मामला सामने आया, फैसला भी आया है, इसमें हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद का फैसला है, प्रयागराज का। तो यदि इस तरह से व्यापारी के साथ कुछ होता है अथवा उसकी आईटीसी किसी दूसरे जीएसटी नंबर पर क्रेडिट हो जाती है, तो जीएसटी विभाग उस दूसरे नंबर पर क्रेडिट हुई आईटीसी का लाभ मूल व्यापारी को देगा। मेरा सवाल यहां यह है कि अब तक जिन व्यापारियों ने पेनल्टी, इस अमेंडमेंट के आने से पहले, इस नियम के आने से पहले पेनल्टी और ब्याज जमा करा दिया था, इस नियम का लाभ उनको भी मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए 183 का? ऐसा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका जीएसटी के लिए। बैठ के बाद जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आपने जो कहा है जिस व्यापारी को, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर विभाग ने दिया है।
व्यापारी का तो है नहीं, सरकारी पोर्टल पे नंबर मिला है उसे, वैट के बाद जब जीएसटी लागू हुआ ऑटोमेटिक नंबर इशू कर दिए। ऑटोमेटिक नंबर इशू कर दिए। अच्छा, उस नंबरों में कहीं कोई त्रुटि रही है तो उस नंबर को बंद करके उसी व्यापारी को उसी प्रोमिसेस में दूसरा नंबर इशू किया है। तो जो जो डिस्प्यूटेड नंबर दिया गया था उस नंबर पे जो सेल परचेज है उसे नए जीएसटी नंबर पे ऑटोमेटिक समाहित करनी चाहिए। गुप्ता जी, एक और बड़ा सवाल है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान परचेज करता है, तो जो सेलर है, सेलर सामान भेज देता है, प्रोडक्ट भेज देता है बायर को, साथ में बिल भेज देता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया कि सेलर ने पोर्टल है जो जीएसटी का, उसके ऊपर बिल तो पोस्ट कर दिए, लेकिन उसने टैक्स जमा नहीं किया लंबे समय तक। कुछ भी रीजन रहा हो, कोई सेटिंग रही हो, कोई भी चीजें रही हो, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसका भार बायर के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा देखिए, हमें जो आपका सेलर है उसने जीएसटी नहीं दी है, अब वो जीएसटी नहीं दे रहा है तो ये जीएसटी आप हमें पे करेंगे, जबकि ऑलरेडी जो सेलर है उसको जीएसटी मिल चुकी होती है विभाग में जमा कराने के लिए, बायर जो है उसको जीएसटी दे चुका होता है, तो जो बायर है उसके ऊपर डबल भार पड़ता है। इस नियम को आप किस निगाह से देखते हैं? ऐसा जीएसटी में हम R1 और R3 दाखिल करते हैं, उसके बाद ये सारा पोर्टल पे हम सेल दिखाते हैं। तो सेलर को, अगर उसने सेलर ने लाभ लिया है, सेलर ने जीएसटी लिया है बायर से, तो उसे कोर्ट वहाँ जीएसटी दाखिल करनी चाहिए। लेकिन कई मामलों में नहीं की है। हाँ, जहाँ मामलों में नहीं की है उस पर विभागीय कार्रवाई हो, पर परचेजर वाले पे नहीं हो, बायर पे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि बायर ने तो सही खरीद की है और सही उससे की है, सही जीएसटी नंबर से, ट्रेड से उसने माल परचेज किया है और वो टैक्स दे के परचेज करा, उसमें बायर की कोई गलती नहीं है। बायर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी गलती हो रही है वो सेलर की है। सेलर अगर जमा नहीं करेगा तो सेलर भुगतेगा, और बायर अगर उसे शो नहीं करता है तो बायर भुगतेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल सचल दल को लेकर के है। अगर व्यापारी कहीं कोई प्रोडक्ट अपना लेकर के जा रहा है और कहीं बिल में हल्की सी करेक्शन हो जाए, जबकि सारी चीजें रियल होती हैं, वास्तविक होती हैं, सेल भी वास्तविक होती है, परचेज भी वास्तविक होती है, मामूली सी भी कहीं कोई करेक्शन दिख जाए, तो सचल दल उस व्यापारी को वहीं रोक लेता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे जब्त कर लेता है और उसके बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। इसे आप उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं? ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। अगर विभाग ने जीएसटी नंबर दाखिल किया है, उससे अगर माल ई वे बिल पे आ रहा है, उसमें कहीं मिस प्रिंट है, प्रिंटर की वजह से भी कभी मिस प्रिंट हो जाता है जो नहीं दिखाई देता, तो सचल दल के लिए उस माल को रिकॉर्ड रख करके माल को जब्त ना करके उससे संबंधित जांच कराई दी जाए। एक तो ये है। दूसरे लोकल जो ई बिल नहीं है, 50,000 से नीचे के बिल हैं, उन बिलों को भी सत्यापन करने के लिए रख सकते हैं, मगर माल नहीं रोक सकते। देखा ये गया है हमारे दवा व्यापारियों में, दवाइयों की कास्ट बिल देखते हैं सचल दल, अगर उस पर 200 रुपये प्रिंट है तो सचल दल वाले 200 रुपये की वैल्यू मानते हैं, जबकि वो 20 रुपये या 10 रुपये होलसेल कास्ट होती है उसकी, जेनेरिक दवाइयों की बात करें। जेनेरिक दवाइयों की। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सचल दल को अपने कार्य में ये वो करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ये देखें, अगर हमारी जीएसटी फर्म जनून है, सेलर और परचेजर दोनों जनून है, बायर और वो सेलर, तो उस पार्टी की जांच करा लें, मगर माल रास्ते में नहीं रोकना चाहिए, ना कोई पेनाल्टी होनी चाहिए। अगर वो व्यापारी गलत काम तो कर नहीं रहा है, प्रिंटर से मिस प्रिंट अगर निकल गया तो उसमें व्यापारी की भी कोई गलती नहीं है। अध्यक्ष जी, ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी को आप व्यापारी के हित में मानते हैं, व्यापारी के लिए एक आसान कानून मानते हैं, या फिर व्यापारी को उलझाने वाला कानून मानते हैं? जीएसटी का स्वागत है, ये बहुत आसान कानून है, ये व्यापारी के हित की बात है, व्यापारी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 40 लाख तक की एक ही प्रॉब्लम है, 40 लाख तक की छूट अनरजिस्टर्ड व्यापारी को है। व्यापारी का रजिस्ट्रेशन सभी का होना चाहिए और उसके बाद उस पर टैक्स नहीं हो, 40 लाख तक टैक्स फ्री हो, ये सुविधा व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी के दो नियम हैं, एक तो क्वार्टरली जीएसटीआर रिटर्न जो है वो फाइल करने का, दूसरा है मंथली। अब यहाँ मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है और उसने प्रोडक्ट्स आगे किसी छोटे दुकानदार को बेचा, तो जो सेलर है वो तो 3 महीने में अपनी रिटर्न दाखिल करेगा। लेकिन अगर जो बायर है उसने मंथली
अपनी योजना ले रखी है सरकार से, वो मंथली करेगा। लेकिन जो 3 महीने में सेलर रिटर्न अपनी दाखिल कर रहा है, उसके जो बिल हैं, जो सेल किया हुआ प्रोडक्ट है, वो उस बायर के पोर्टल पे यानी कि बायर की आईडी में शो नहीं करेगा। तो यहाँ एक झोल नहीं है बहुत बड़ा ही? हाँ, ये झोल तो अवश्य है, यही दिक्कतें हैं जीएसटी में थोड़ी सी। पर वो जब साल का 31 मार्च को दाखिल करते हैं यार, तो उसमें ये सब झोल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, जब तक तो जो इंटरेस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट वो बहुत अच्छा खासा लगा चुका होता है। हाँ, यही तो झोल है। अब वो 20 वो क्या नाम है, 31 मार्च के बाद अगर हम 20 तारीख तक नेक्स्ट मंथ तक अगर नहीं दाखिल करते हैं तो ब्याज लेता है हमसे। आप तो जीएसटी काउंसिल के जो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, उसमें भी बैठते हैं। क्या आपने कभी इन मुद्दों को जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने रखा? कई बार रख चुके हैं और इस पे कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं कि धारा 183 का हमारे सारे व्यापारियों के उससे ही हुआ है। मगर जीएसटी विभाग जो है थोड़ा सा और सुधार कर ले, थोड़ा सा, तो व्यापारी हमारा सही रहेगा। और मतलब आप सुधार की गुंजाइश मानते हैं जीएसटी? जी हाँ, जीएसटी में भी सुधार की गुंजाइश है और थोड़ी सुधार हो जाएगा तो मैं ये मानता हूँ राजस्व की बहुत बड़ी लाभ गवर्नमेंट को मिलेगा इससे। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव स्वरूप गुप्ता साहब। तो आपने देखा, ये थे शिव स्वरूप गुप्ता जी, जाना माना नाम है बदायूं जिले का, व्यापारी संगठन से भी जुड़े हैं, जिलाध्यक्ष का पद है, वैश्य माहौर सभा से भी जुड़े हैं, इसके अलावा केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी हैं। तमाम सवाल हमने जीएसटी से जुड़े हुए इनके सामने रखे, समाज से जुड़े हुए इनके सामने रखे, और सबसे बड़ा जो सवाल जेनरिक दवाइयों की कीमतों को लेकर है वो इनके सामने रखा। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से माना कि हाँ, जो जेनरिक दवाइयों की कीमतें एमआरपी होती हैं वो कई गुनी होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप भी गुप्ता जी से हुई इस बातचीत पर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं।